आज हम CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे जो है डिस्प्ले मेमोरी। जिसका पहला टॉपिक क्या है, आस्की कोड। सबसे पहले तो हम आस्की कोड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द कंप्यूटर लिसन सीज एंड स्पीक इन नंबर्स। अब हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर हर काम मेमोरी के अंदर नंबर्स के फॉर्म में करता है, ठीक है। वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में करता है। इवन अ करेक्टर इज अ नंबर इनसाइड द कंप्यूटर। यहाँ तक कि करेक्टर भी मेमोरी के अंदर नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए करैक्टर ए को प्रेस करते हैं, तो वो करैक्टर ए मेमोरी के अंदर नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है? यानी कि वो मेमोरी के अंदर एज़ इट इज़ करैक्टर नहीं स्टोर होगा, बल्कि वो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होगा। व्हेन द सेम नंबर कम्स ऑन डिस्प्ले, जब वही नंबर हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आके डिस्प्ले होते हैं, तो वो दोबारा हमें करैक्टर की फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है? यानी कि किसकी मदद से? वो वीडियो ग्राफिक अडैप्टर की मदद से। अब ये वीडियो ग्राफिक अडैप्टर क्या है? ये एक रैम का एक पार्ट होता है। यानी कि इसका काम क्या होता है कि जो भी हम इनपुट कर रहे होते हैं ना, जो भी करैक्टर हम इनपुट कर रहे होते हैं, वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एज़ इट इज़ वैसे ही डिस्प्ले करते हैं। दूसरा इनका काम क्या होता है कि जितने भी स्क्रीन डेटा होता है ना, यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जितने भी हमें डेटा शो हो रहा होता है, इतने भी करैक्टर्स होते हैं, वो उनको स्टोर करता है वीडियो ग्राफिक अडैप्टर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि जब भी मिसाल के तौर पे हमने करैक्टर ए को प्रेस किया और करैक्टर ए मेमोरी के अंदर नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन जब वो हमें डिस्प्ले होगा तो वो हमें एज़ इट इज़ करेक्ट ही डिस्प्ले होगा वीडियो ग्राफिक अडैप्टर की मदद से। समझ आ गई? नीचे देखें, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए इज़ परफॉर्म्ड बाय द VGA व्हाइल द मॉनिटर और CRT ओनली ग्लोस द पिक्सल ऑन एंड ऑफ। यानी कि जब CRT पिक्सेल्स को ऑन या ऑफ करता है, तब क्या होता है कि ए जो है ये VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक अडैप्टर के ज़रिए इंटरप्रेट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड ट्यूब। अब ये क्या करता है? पिक्सेल को ऑन या ऑफ करता है, ठीक है। अब पिक्सेल्स भी आपने पढ़ा होगा कि एक स्मॉल यूनिट ऑफ पिक्चर होता है, यानी कि किसी भी पिक्चर एक सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल, यानी कि बहुत से पिक्सेल्स को मिला के एक पिक्चर बनती है। अब आगे देखिए, एन ए ऑन एनी कंप्यूटर एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ए ऑन एनी अदर कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्होंने कहा है कि जो कैरेक्टर ए है, वो किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड किसी दूसरे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में ए ही रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर हैज बीन डेवलप्ड। अब उन्होंने कहा है कि जितने भी कैरेक्टर कॉमनली यूज होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वो हर कंप्यूटर में सेम होते हैं। दिस इज कॉल्ड द आस्की कोड, जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। आस्की कोड बेसिकली क्या है कि जितने भी कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड होते हैं हर कंप्यूटर में, वो हर कंप्यूटर में सेम होते हैं। यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ABC, जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं 1 2 3, वो तमाम कंप्यूटर में स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए तमाम कंप्यूटर में सेम होते हैं, जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। तमाम वो कैरेक्टर जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो तमाम कंप्यूटर में स्टैंडर्ड होते हैं, जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। वेयर आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लाइक ABCD IC एंड ग्रे कोड। अब ये दोनों भी कोडिंग सिस्टम है जो पहले इस्तेमाल होते थे आस्की से पहले। अब ABCD IC का मतलब क्या है? एनकोडेड बाइनरी कोड, कोडेड डिजिट इंटरचेंज कोड, सॉरी, एनकोडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ग्रे कोड, ये पहले कोड इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं थे होते, ठीक है। यानी कि ये किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर यूज होते थे। हर कंप्यूटर के एक दूसरे से इनके जो करेक्टर होते थे वो डिफरेंट होते हैं, स्टैंडर्ड इनके होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब कि तमाम करेक्टर जो कॉमनली यूज होते हैं वो तमाम कंप्यूटर में सेम होते हैं। बट आस्की हैज बिकम द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन एज वेल। लेकिन आस्की वो कोडिंग सिस्टम था जो स्टैंडर्ड था, यानी कि इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स थे वो स्टैंडर्ड थे, यानी कि वो हर कंप्यूटर में वो सेम होते थे। जितने भी करेक्टर्स थे वो तमाम कंप्यूटर में स्टैंडर्ड थे, इसलिए आस्की कोडिंग सिस्टम स्टैंडर्ड था, ठीक है। यानी कि ये इंटरनेट कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। न्यू अब स्टैंडर्ड यूनिकोड, बट इट इज़ नॉट रेलिवेंट। अब अभी जो है वो एक नया यूनिकोड इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड आस्की हैज़ 128 कैरेक्टर्स। अब जो स्टैंडर्ड आस्की है उसके टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं, यानी कि 0 से लेके 127 तक टोटल 128 बनते हैं। व्हेन IBM PC वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, IBM की फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी कि जब आईबीएम ने पहला पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जब उसने पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, उसने क्या किया, स्टैंडर्ड आस्की कोड को एक्सटेंड कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। यानी कि आपने ये याद रखना कि स्टैंडर्ड आस्की कोड में 128 कैरेक्टर होती है, एमसीक्यू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछ रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड आस्की कोड है, लेकिन जब उसको एक्सटेंड किया गया तो उसके अंदर 128 और कैरेक्टर को ऐड किया गया, जिसको हमने एक्सटेंडेड आस्की कोड का नाम दिया है, और जिसके अंदर टोटल 255 कैरेक्टर है। ठीक है, यानी कि पहले 28 पहले थे, 28 और ऐड किए गए, टोटल में बस 255 है। 0 से 255 टोटल 256 बनते हैं, जो कि 8 बाइट का है। द न्यू ईयर कैरेक्टर वर यूज्ड फॉर लाइन ट्राइंग। अब जो इसके अंदर जो नए कैरेक्टर ऐड किए गए, जो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने जो अपने पर्सनल कंप्यूटर में इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो ये न्यू कैरेक्टर उसके अंदर क्यों ऐड किए थे? लाइन को ड्रा करने के लिए, विंडो कॉर्नर के लिए और कुछ नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए। द नीड फॉर दिस कैरेक्टर वर नेवर फेल्ट। अब इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टाइम के मुताबिक जो थी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ आस्की कोड की, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आस्की चार्ट है, ये हमारे पास क्या सिंबल है, ये हमारे पास हर सिंबल है, उसके बाद यहाँ तक कैरेक्टर शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिक कैरेक्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से। यानी कि अगर हम हेक्साडेसिमल 30 से देखें, तो वो 30 से लेके 39 तक हमारे पास न्यूमेरिक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आस्की टेबल के अंदर है। यानी कि अगर हम देखें इनके आस्की कोड में ज़ीरो ज़ीरो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, 30 हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अगर हम ज़ीरो को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 30 बनेगा। ठीक है, यानी ये ज़ीरो कैरेक्टर है हेक्साडेसिमल में 30 होगा, इस तरह 131 में, इसी तरह ऑनवर्ड जाएँ तो 9 जो 39 तक। यानी कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 30 से लेके 39 तक है हेक्साडेसिमल में। इस तरह अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें अपर केस में, तो ये 41 हेक्साडेसिमल से शुरू हो रहे हैं और ये ऑनवर्ड जा रहे हैं 55 ए तक। ठीक है, क्योंकि 5 ए ए जो है ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। उसके बाद अगर हम लोअर केस में देखें, तो ये 61 से शुरू हो रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये 7 ए तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, न्यूमेरिक कोड हेक्साडेसिमल में कहाँ से शुरू हो रहा है, 30 से लेके 39 तक। उसके बाद अल्फ़ाबेट अपर केस में कहाँ से शुरू हो रहा है, 41 से लेकर ये 5 ए तक। इस तरह लोअर केस में अगर हम देखें तो ये 61 से लेकर 7 ए तक ही ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आस्की चार्ट के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म। हर कैरेक्टर जो है वो मेमोरी के अंदर हेक्साडेसिमल की फॉर्म में स्टोर हो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ना। ये यहाँ पे टोटल ये जो है ना हेक्साडेसिमल चार्ट, ये एक स्टैंडर्ड मैंने जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आस्की को चार्ट है। अगर हम एक्सटेंडेड देखेंगे ना, तो उसके अंदर 127 ही होंगे, वहाँ पे टोटल 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर होंगे। ठीक है, जो उसके अंदर आईबीएम ने जो उसके अंदर एडिशनल कैरेक्टर ऐड किए थे ना 128, तो वो उसके अंदर ऐड होके 255 टोटल होंगे। ये एक स्टैंडर्ड आस्की कोड है जो 0 से शुरू हो रहा है और 127 तक खत्म हो रहा है, और ये इसके सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर काउंटिंग भी शामिल है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी शामिल है, अपर केस में भी, लोअर केस में भी। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे यही बताया हुआ कि जो अल्फ़ाबेट है ये 41 से लेके, जो अपर केस में है 41 से लेके 5 ए तक है। इस तरह लोअर केस में अल्फ़ाबेट 61 से लेके 7 ए तक है, जैसे मैंने आपको बताया। अपर केस में 41 से लेकर ये 5 ए तक, लोअर केस में 61 से लेकर 7 ए तक। ठीक है? तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, और नंबर्स जो है ये 30 से लेके 39 तक। ये जो है ना, ये वैल्यूज़ ये हम हेक्साडेसिमल के अंदर स्टोर करते हैं। वो उन कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आज की पॉड जो है वो कंक्लूड होता है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है डिस्प्ले मेमोरी फॉर्मेशन। अच्छा, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो भी डेटा हमें डिस्प्ले होता है ना, तो वो किस तरह मेमोरी के अंदर जब स्टोर होता है। यहाँ पे देखें, द वीडियो डिवाइस इज सीन बाय द कंप्यूटर एज अ memory area containing the ASCII port that are currently displaying on the screen and a set of the input-output ports controlling things like the resolution, the cursor height, and the cursor position. The media memory is seen by the computer just like its own memory. अब हमें पता है कि जब भी हमने कोई करैक्टर जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करते हैं, जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वीडियो ग्राफिक एडिटर उसको क्या करता है,
हमें एज़ इट इज़ वही कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले करवाना होता है। अब हम देखेंगे वो किस तरह डिस्प्ले हो रहा होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी वीडियो डिवाइसेज़ होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर एज़ अ मेमोरी एरिया जो होता है समझा जाता है। ठीक है? यानी कि हमारे जो प्रोसेसर है, वो जो जो भी डिस्प्ले असल में ना हमारी जो भी वीडियो डिवाइस है, जिसके अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है, वो उसको मेमोरी एरिया समझता है। ठीक है? यानी कि एक मेमोरी एरिया बना होता है, जहाँ पे सेल्स बने होते हैं, फिर उन सेल्स पे जो भी हम कैरेक्टर एंटर करते हैं, उन सेल्स पे जाके वो स्टोर होता है। ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस हम इन डिटेल से देखेंगे। अब सिंपल उन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ कि जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं होती, जो भी हमारी वीडियो डिस्प्ले होता है, वो हमारा मेमोरी एरिया होता है प्रोसेसर के लिए, ठीक है? द correspondence must be defined as the memory is a single dimensional space while the screen is two dimensional having 80 rows and 25 columns. अच्छा, तो ये सारा कुछ है हम लोग डिटेल से समझेंगे एक डायग्राम से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मैंने क्या किया है, ये एक डिस्प्ले स्क्रीन बनाई हुई है, एक वीडियो डिस्प्ले है जिसके अंदर कुछ रोज और कुछ कॉलम है। अब आपने ये याद रखना है कि जो भी डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना, उसके हमेशा 25 रोज होते हैं और 80 कॉलम होते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 80 रोज होते हैं और 25 कॉलम होते हैं, ठीक है? अब उन्होंने क्या बताया हुआ है अब यहाँ पे मैंने एग्ज़ैक्ट 25 कॉलम्स ही बनाया हुआ है, ना ही मैंने 80 रोज़ बनाई नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ कॉलम्स बनाया हुआ है और कुछ रोज़ बनाई नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर जो 25 कॉलम्स होते हैं और 80 रोज़ होती है, ठीक है? जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जिसकी जो कॉलम्स भी होते हैं और रो भी होते हैं, ठीक है? लेकिन जो मेमोरी होती है वो एक लीनियर मेमोरी होती है जो 1 डायमेंशन होती है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें कि the correspondence must be defined as a memory is a single dimensional space। जो मेमोरी होती है वो सिंगल डायमेंशन होती है, यानी कि वहाँ पे मेमोरी के अंदर हमें पता है कि एड्रेसेस स्टोर होते हैं, ठीक है? जहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। अब वो एड्रेसेस वन बाय वन जो होते हैं वो एक ही डायमेंशन के अंदर होते हैं। हर एड्रेस के नीचे अगला एड्रेस होता है, ठीक है? यानी कि एक ही सिंगल डायमेंशन के अंदर होता है, जबकि जो हमारी स्क्रीन होती है वो 2 डायमेंशन में होती है, जिसकी रोज़ भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं, जिसके 80 रोज़ होते हैं और 80 कॉलम होते हैं, ठीक है? तो ये मैंने एक स्क्रीन बनाई है जिसकी 80 रोज़ हैं और 25 कॉलम्स हैं, ठीक है? ये 2 डायमेंशन होती है, जबकि हमारी मेमोरी जो होती है ये 1 डायमेंशन होती है। अब डिस्प्ले से मेनली जो सेल्स होते हैं, ठीक है? जिनमें जो हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन इनमें हर सेल का अपना-अपना एड्रेस होता है। वहाँ पे जाके जब भी हमें कोई करैक्टर कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करना होता है ना, तो उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जाके वहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है? अब उन्होंने बताया हुआ है कि स्क्रीन का जो पहला एड्रेस होता है ना, जो पहले सेल में एड्रेस होता है, वो हमारा एड्रेस क्या होता है? 0xP800। ये एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है स्क्रीन का, जो सबसे पहला एड्रेस होता है, ठीक है? मेमोरी के अंदर स्क्रीन का हमेशा पहला एड्रेस होता है 0xB800। अच्छा, अब ये एड्रेस किस तरह होता है? ये जो 0x होता है ना, इसका मतलब है कि हम ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में इसको जो एड्रेस को लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगी, ठीक है? तो 0x का मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल में हम जो वो डाटा स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद B8 और 00 जो होता है, ये हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहला एड्रेस है स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद हमारा दूसरा एड्रेस है 0xB801, यानी कि अभी उससे अगला एड्रेस है, उससे आगे एड्रेस कौन-सा होगा? 0xB802। अब यहाँ पे देखें, हमने अभी पढ़ा है कि मेमोरी एड्रेस जो होता है ये वन डायमेंशनल होते हैं, यानी कि वहाँ पे एड्रेस जो होता है वो सीक्वेंस वाइज जो एड्रेस वन बाय वन जो होते हैं वो स्टोर किए होते हैं। वहाँ पे हर स्पेसिफिक एड्रेस के बाद जाके वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन का जो पहला सेल होता है उसका एड्रेस हमेशा 0xB800 से शुरू होता है, ठीक है? उसके बाद वो आगे एड्रेस बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जब भी हमने कोई भी वैल्यू हमने कीबोर्ड पे यदि एंटर करनी है ना, कोई भी करैक्टर एंटर करना है, तो वो 2 बाइट लेगा। 2 बाइट क्यों लेगा? कि पहली
यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, ये देखें, 1 सेल टेक्स 2 बाइट। स्क्रीन के अंदर एक सेल जो है वो 2 बाइट लेता है। 1 बाइट वो क्यों लेता है? करैक्टर के लिए, यानी कि जो करैक्टर उसने डिस्प्ले करवाना होता है। अब दूसरी बाइट किस लिए इस्तेमाल होती है? एट्रीब्यूट के लिए, यानी कि उस करैक्टर के एट्रीब्यूट के लिए। एट्रीब्यूट मतलब कि उसकी जो खसूसियात होती हैं, जैसे कि कलर और ब्राइटनेस वगैरह, वो किस कलर का होगा, उसकी ब्राइटनेस कैसी होगी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि हर सेल स्क्रीन के अंदर 2 बाइट लेता है। 1 बाइट वो करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए, 1 बाइट उसकी एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने करैक्टर जो है, ए करैक्टर पहले सबसे पहले मैंने कॉलम, सबसे पहले सेल के अंदर मैंने करैक्टर ए को एंटर किया है, ठीक है? अब ये करैक्टर जो है पहले सेल में इसका जो वो करैक्टर शो होगा, अब दूसरे सेल में इसका एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट जो है वो ये शो होगा। समझ आ गई? यानी कि एक सेल जो है वो 2 बाइट लेता है, 2 एड्रेस लेता है, 2 एड्रेस के अंदर स्टोर होगा 1 बाइट। पहले एड्रेस के अंदर ये करैक्टर स्टोर होगा, दूसरे एड्रेस के अंदर इसके एट्रीब्यूट, यानी कि इसके कलर, इसके ब्राइटनेस वगैरह स्टोर होके, ठीक है? अब ये एक करैक्टर ए को मैंने स्टोर किया है, करैक्टर ए को मैंने कीबोर्ड के ज़रिए एंटर किया है। अब ये करैक्टर ए जो है, इस पहले सेल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। समझ आ गई? यानी कि ये पीछे तो मेमोरी के अंदर एड्रेसेस है ना, वहाँ पे जाके स्टोर होगा, लेकिन ये डिस्प्ले कैसे होगा? वीडियो ग्राफिक अडैप्टर की वजह से, ठीक है? जो हमने पीछे वीजीए पढ़ा है ना, तो वीजीए की मदद से हमें ये डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि अब आपको ये बात कैसे पता चलेगा कि इस स्क्रीन के अंदर टोटल कितने सेल हो? अगर हम रोज़ को, इस स्क्रीन की रोज़ और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि टोटल जो है वो कितने सेल्स हैं एक स्क्रीन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो वो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 रोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम 80, 80 रो को मल्टीप्लाई करेंगे 20 कॉलम से, तो हमारे पास 2000 आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें 80 रोज़ मल्टीप्लाई 25, तो हमारे पास क्या आता है? 2000 सेल्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सेल्स फाइंड करने हैं ना स्क्रीन के अंदर, तो हमने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और हमें पता चलेगा कि इस स्क्रीन में टोटल 2000 सेल्स है। यहाँ पे मैंने 2000 बनाए तो नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं। तो वैसे हर स्क्रीन में जो वो 25 कॉलम होते हैं, 80 रोज़ होते हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल उसके सेल पता चलते हैं, ठीक है? तो टोटल 2000 सेल्स होते हैं स्क्रीन के अंदर। तो हमें ये तो पता चलेगा साइज़ 2000 होते हैं, लेकिन अगर हमने ये मालूम करना है कि पूरी स्क्रीन कितनी मेमोरी लेती है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें ये तो पता है कि एक सेल जो है वो 2 बाइट लेता है, 16 बिट लेता है, ठीक है? यानी कि अब एक सेल ए सेल के जो है वो 2 बाइट लेगा, एक करैक्टर के लिए, एक उसके उसके एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है? 2000 सेल्स कितने बाइट लेगा? यानी कि अब हमने क्या करना है, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास? 4000। अब यहाँ पे देखें, पूरी स्क्रीन में टोटल 2000 सेल्स हैं, और ये कितने बाइट लेगा? 4000 बाइट लेगा, ठीक है? पूरी स्क्रीन कितनी बाइट ले रही है? 4000 बाइट ले रही है, और क्योंकि हर सेल जो है वो 2 बाइट का है, तो जब हम 2000 सेल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टोटल इसकी जो है वो बाइट पता चलेंगे। इसी टोटल इसके सेल जो है स्क्रीन में कितने बाइट लेगा? 4000 बाइट लेगा, ठीक है? तो ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि स्क्रीन में एड्रेसेस किस तरह जो है वो होते हैं। अब तो ये देखिए, ये पहला एड्रेस है, ये दूसरा एड्रेस है। अगर हम यहाँ पे एक और एड्रेस लिखेंगे, जीवर्स बी8 देवत्वी, इसी तरह अगर हम एक और एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, BX04। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि स्क्रीन में टोटल जो है वो 200 सेल्स हैं। अब अगर 200 सेल्स हैं, तो हमारे पास मेमोरी एड्रेस पे 200 ही होंगे, ठीक है? अब मेमोरी एड्रेस जो है ये क्योंकि 1 डायमेंशन में होते हैं, तो इसमें जो है वो 1 डायमेंशन में ही 200 सेल्स होंगे, ठीक है?
यहाँ पे मैंने कुछ मैंने एड्रेसेस लिखे हैं। टोटल इसके एड्रेसेस जो है ये 2000 होते हैं। जितने सेल्स होंगे उतने ही उसके एड्रेस होंगे, ठीक है। लेकिन जितने सेल्स होंगे उस पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर सेल 2 बाइट लेता है, तो हमें 4000 बाइट मिलेगा। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने कैरेक्टर ए को जब वो एंटर किया, तो ये 2 बाइट लेगा, यानी कि पहले 2 एड्रेस पे जाके ये स्टोर होगा कैरेक्टर ए, ठीक है। यानी कि पहले एड्रेस पे इसका कैरेक्टर ए होगा, दूसरे पे इसका एट्रीब्यूट होंगे, यानी कि ये 2 बाइट लेगा। फिर ये पहले कॉलम और रो के दरमियान जो सेल होगा, वहाँ पे आती है कैरेक्टर ए, हमें डिस्प्ले होगा वीजीए की मदद से, वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर की मदद से, ठीक है, समझ आ गई? यानी कि पीछे ये मेमोरी के अंदर एड्रेसेस के अंदर जाके वैल्यू स्टोर होगी और डिस्प्ले हमें वीजीए की मदद से होगा स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो ए सेल है ना, इसका ये वाला एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह यानी कि 0xB800 और 0xB801, दूसरे सेल का एड्रेस यहाँ पे होगा। दूसरे सेल का एड्रेस 0xB802 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये दूसरे सेल का एड्रेस होगा। ही तीसरे सेल का एड्रेस होगा BXB804, ठीक है, क्योंकि हर सेल जो 2 बाइट ले रहा है, तो ये 2 सेल्स जो है, कि ये 2 बाइट एक वैल्यू को स्टोर करेंगे, ये 2 बाइट दूसरे वैल्यू को स्टोर करेंगे। यानी कि एक सेल में ये 2 बाइट का एड्रेस होगा, दूसरे सेल में ये 2 बाइट का एड्रेस होगा, तीसरे सेल में ये 2 बाइट का एड्रेस होगा, और एड्रेसेस इस तरह रो वाइज स्टोर होंगे, ठीक है। यानी कि पहले ये 2 एड्रेसेस इस रो में, इस सेल में एड्रेस है इनका, दूसरे सेल में अगले 2 जो हमारे एड्रेसेस हैं उनका यहाँ पे एड्रेस है। यानी कि यहाँ पे अगर हमने दूसरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक और करैक्टर जो है वो ऐड करते हैं, उस समय यहाँ पे मैंने बी जो है वो ऐड किया, और साथ मैंने, यानी कि एक सेल में करैक्टर बी लिखा जाएगा, दूसरे में इसकी एट्रीब्यूट लिखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी ए के आगे स्टोर होगा या फिर इसके नीचे स्टोर होगा? ए के आगे स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि एड्रेसेस जो है वो इस तरह रो वाइज हर सेल में जो है वो स्टोर होती हैं, ठीक है। अभी इसका अगर हमें ए पर जो कैरेक्टर ऐड करना है, तो वो अगले सेल में जाके ऐड होगा। इस तरह अगर ए को कैरेक्टर ऐड करना है, तो वो अगले सेल में ऐड होगा। लेकिन अगर हम ए के नीचे जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो क्या करेंगे हम लोग, कि सबसे पहले ये देखें कि रोज़ हमारी कितनी है, 80 है। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम ये पहले सेल का एड्रेस क्या है, 0xB800, तो 0xB800 के अंदर हम 25 एड्रेसेस को जमा करते हैं, और उससे अगला जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे होगा दूसरे का, ठीक है। यानी कि अगर हम पहला एड्रेस कौन सा था, 0xB800, इसके अंदर हम 28 तक एड्रेस जमा करते हैं, और जो हमारा 26 वाला होगा वो यहाँ पे एड्रेस होगा, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एड्रेसेस इस तरह रो वाइज जो हैं वो स्टोर होते हैं, और वैल्यूज भी इस तरह स्टोर होंगे, ठीक है, समझ आ गई? वैल्यू जो है वो करैक्टर जो है वो स्टोर होते हैं। यानी कि अगर मैंने कीबोर्ड के ज़रिए करैक्टर ए को इनपुट दिया है कंप्यूटर को, तो क्या होगा, वो मेमोरी के अंदर जाके उस स्क्रीन का जो पहला एड्रेस होगा उसके अंदर जाके 2 बाइट लेगा वो। पहला बाइट में उसके करैक्टर स्टोर होगा, दूसरे बाइट में उसके एट्रीब्यूट स्टोर होंगे, ठीक है। जैसे ही वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वीडियो ग्राफिक अडैप्टर उसको हमें डिस्प्ले करवाएगा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, और वो पहले कॉलम के दरमियान जो पहला सेल है उसके अंदर हमारा कैरेक्टर जो वो डिस्प्ले करवा देगा, समझ आ गई? पहले एड्रेस के ऊपर। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें हमने एक कोड जो वो कैरेक्टर जो वो एंटर किया है, तो वो आगे बी के आगे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, तो ये हर कैरेक्टर जो है वो हर आगे वाला हर कैरेक्टर जो है वो अपने पिछले कैरेक्टर से आगे जाके स्टोर होता है, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मेमोरी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि हर एड्रेस जो होता है, अगला जो बिट जो हम एंटर करते हैं वो पिछले बिट के आगे वाले एड्रेस में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर हम सी करेंगे, तो सी यहाँ पे स्टोर होगा, डी ए यहाँ पे स्टोर होगा, जो भी हम कैरेक्टर एंटर करना चाहते हैं वो पिछले से आगे वाले सेल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह एक स्ट्रिंग लिखी जाती है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो हम कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो मेमोरी के अंदर जाके मेमोरी एड्रेस पहले जो हमारी स्क्रीन का जो पहला एड्रेस होगा उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और 2 बाइट लेगा, पहला बाइट उस कैरेक्टर के लिए,
और दूसरा बाइट उस कैरेक्टर के एट्रीब्यूट के लिए। जैसे ही वो स्टोर हो जाएगा उस एड्रेस में जाके हमारा कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर उसको हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा और यहाँ पे पहले सेल के ऊपर ए लिखा जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये 25 कॉलम्स होते हैं स्क्रीन के, 80 रोज़ होती हैं, तो टोटली इसके 2000 सेल्स होते हैं। ये और हर सेल 2 बाइट ले रहा होता है, 1 बाइट उस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, दूसरा बाइट उसके एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए, ठीक है? और टोटल इसके 400 बाइट्स जो है वो स्क्रीन ले रही है स्टोरेज, ठीक है? तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि स्क्रीन का जो एड्रेस है वो हमेशा 0xB800 से शुरू होता है। BX का मतलब होता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। समझ आ गई? और दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि वही जो मैंने आपको बताया कि एक सेल 2 बाइट लेता है, एक कैरेक्टर के लिए, दूसरा उसके एट्रीब्यूट के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही मैंने वीजे की जो वो डेफिनेशन लिखी है कि वीजे मेमोरी इज़ अ रिजर्व्ड एरिया इन रैम। ये रैम का एक एरिया होता है जिसके अंदर जो स्टोर करता है स्क्रीन डेटा को। यानी कि ये देखो, ये जितना भी हमें डेटा स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये जाके वीजे के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है? जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी कैरेक्टर भी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर लिखे होते हैं, जो भी डेटा होता है, वो जाके वीजे के अंदर स्टोर होता है। वो कैरेक्टर भी हो सकता है वो, ठीक है? विच इज़ देन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। बाद में जो हमें मॉनिटर के ऊपर जाके डिस्प्ले करवाता है वो विच समझ आ गई? यानी कि मेमोरी के अंदर तो वो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन वो हमें जब डिस्प्ले होता है तो वो एज़ इट इज़ वही कैरेक्टर से डिस्प्ले होता है जो हमने एंटर करते हैं, और वो वीजीए की मदद से होता है। अच्छा जी, आप नीचे देखें। अच्छा, हम एट्रीब्यूट बाइट के बारे में पढ़ने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि एक सेल 2 बाइट लेता है अ किसी भी वैल्यू को, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ये जो मैंने आपको बताया, पहला वो अपने कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, पहला बाइट वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए लेता है, दूसरा बाइट वो अपने एट्रीब्यूट को स्टोर करने के लिए लेता है। अब हम कुछ एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर के एट्रीब्यूट पढ़ने लगे हैं, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 तक। टोटल इसके 8 एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, ठीक है? इनके अगर कोई कैरेक्टर हमने एक कैरेक्टर ए ऐड किया है तो उसके टोटल 7 में से कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो हमें डिस्प्ले इसकी एट्रीब्यूट, कोई ना कोई एट्रीब्यूट जो है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। अब 0 में क्या होता है, ब्लू कंपोनेंट होता है फोरग्राउंड कलर, यानी कि उस कैरेक्टर का ब्लू कंपोनेंट होता है फोरग्राउंड। इस तरह ग्रीन होता है, जापान में ग्रीन होता है, इस तरह 2 में रेड कंपोनेंट होता है फोरग्राउंड कलर। पर 3 में इसकी इंटेंसिटी कंपोनेंट होता है फोरग्राउंड कलर का। फिर 4 में इसका ब्लू कंपोनेंट होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू कंपोनेंट का होता है। फिर इसका 5 में ग्रीन कंपोनेंट होता है बैकग्राउंड कलर का। फिर रेड कंपोनेंट होता है। 6 में इसका रेड कंपोनेंट होता है बैकग्राउंड कलर का। 7 में इसका ब्लिंकिंग फोरग्राउंड का ब्लिंकिंग करैक्टर होता है। फोरग्राउंड करैक्टर का ब्लिंकिंग होता है। तो ये हम नीचे कुछ पीस ऑफ कोड पढ़ेंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह ये जो वो एट्रीब्यूट करके की काम करते हैं, किस तरह हम उसको कोड के ज़रिए जो वो एट्रीब्यूट्स की हम लोगो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कोड लिखा हुआ है, मूव करें वर्ड ES कोलन 0 कॉमा 0x074y। अब यहाँ पे एक अटैक्स दिया गया जिसको हम मूव पर है। अब इस अटैक्स में 0x क्या है? 0x का मतलब है कि ये वैल्यू हर ZS में स्टोर होगी। अब 07 का मतलब क्या है और 41 का मतलब क्या है? 41 जो है कि उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल के अंदर स्टोर करेगी, ठीक है? और 07 क्या है? 07 उसके एट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पे देखिए 0s का मतलब हेक्साडेसिमल में वैल्यू स्टोर होगी। 07 उस करैक्टर के एट्रीब्यूट है और 41 जो है ये वो करैक्टर को हमें हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? तो अगर हम 41 को हेक्साडेसिमल में देखें कि क्या वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सबसे पहले वैल्यू चेक करेंगे कि ये जो है ये 41 है, इसकी अगर हम डेसिमल में देखना चाहते हैं वैल्यू तो क्या है, तो डेसिमल को चूज़ करेंगे, यहाँ पे 41 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 41 अगर हम डेसिमल में देखें, ये 65 का, ठीक है? डेसिमल ये 41 है, यानी कि 65 नंबर को स्टोर किया जा रहा है और ये नंबर हमें पता चलेगा 65 है। अब इसके एट्रीब्यूट हम फाइंड करेंगे। अब क्योंकि एट्रीब्यूट भी हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं और नंबर भी हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। अब हम जो एट्रीब्यूट को चेक करेंगे।
7 अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल में 7 ही होता है, डेसिमल भी 7 होता है, लेकिन अगर हम बाइनरी में देखें तो 0 1 1 1 होता है, ठीक है? यानी कि इसके शुरू वाले 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यानी कि 0 1 और 2, 0 1 1 हमारा हेक्साडेसिमल में आया था ना, 0 7 का मतलब, तो यानी कि वो 0 वाला ऑन होगा, ब्लू कंपोनेंट ऑन होगा, 1 क्या था, ग्रीन कंपोनेंट ऑन होगा, रेड कंपोनेंट ऑन होगा, बाकी सारे हमारे ऑफ होंगे, ठीक है? यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, ये कोड है हमारा, इसमें ज़ीरोस का मतलब हेक्साडेसिमल में वैल्यू स्टोर होगी। 12 का मतलब क्या है कि ये जो हमने करैक्टर लिखा है उसका एट्रीब्यूट है, और 30 हमारा वो नंबर है, ठीक है? 30 हमारा नंबर है, 30 जो कि हेक्साडेसिमल में 30 लिखा हुआ है, और 12 जो है ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है उसके एट्रीब्यूट को। तो अगर हम इसको 12 अगर हम सबसे पहले देखें कि 30 डेसिमल में 48 है, यानी कि नंबर हमारा 48 है, जो कि हमने डेसिमल में 30 स्टोर किया हुआ है, ठीक है? अब इसके अगर हम एट्रीब्यूट चेक करेंगे, तो एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? 12 है। तो 12 को अगर हम लिखते हैं, तो ये बाइनरी में क्या बन रहा है? 000 10010, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें, सब यहाँ में देखें, टोटल ये 8 बिट है। अब मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट टोटल 8 होती हैं, ठीक है? जो वन बाय वन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इस कोड में हमें क्या पता चला है, ये जो नीचे आपको बताया जा रहा है, अभी एमसीक्यूज़ में आ जाते होते हैं, ठीक है? कैसे आते हैं? उन्होंने इसी तरह कोई आपको स्टेटमेंट लिखी होगी और आपने बताना है कि इसके इस करैक्टर के कौन से एट्रीब्यूट है, ठीक है? कौन-सा एट्रीब्यूट जो है वो करैक्टर कौन-सा है और उसका एट्रीब्यूट कौन-सा है। तो 30 हमारा वो नंबर होगा, और 12 जो होगा ये इसका एट्रीब्यूट होगा। तो जब हमने 12 को बाइनरी में देखा तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 00010010। इसका मतलब क्या है कि 0 हमारे पास ये वाले रकम है। अब 1 का मतलब क्या है कि ये वाला एट्रीब्यूट इसका अनेबल हो जाएगा, 0 का मतलब ये कि ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है? अब 1 का मतलब क्या है, यहाँ तो 1 में हमारे पास क्या है, ग्रीन कंपोनेंट इसका अनेबल हो जाएगा, यानी कि इस करैक्टर का कलर क्या है, ग्रीन है। इसके बाद फिर ये 2 और 3 0 है, फिर 1 ये 4 वाला फिर अनेबल हो जाएगा, 4 में हमारे पास क्या है, ब्लू कंपोनेंट बैकग्राउंड कलर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो लिखी होती है वैल्यू, ये हमें उस डिजिट का एट्रीब्यूट बता रही होती है। ये उस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये उस डिजिट का एट्रीब्यूट, और ज़ीरोस का मतलब होता है कि हमने सारी वैल्यू हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि हेलो वर्ल्ड इन असेंबली लैंग्वेज। अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो हम क्या करते थे, सबसे पहली स्टेटमेंट ही हम हेलो वर्ल्ड लिखते थे, ठीक है? यानी कि पहली स्टेटमेंट में ही हम हेलो वर्ल्ड लिखते थे एज अ स्ट्रिंग, लेकिन अब यहाँ पे हमने जब वो 6 वाले चैप्टर पे आके हमने पढ़ा है कि हम असेंबली लैंग्वेज में अब हम पढ़ने लगे हैं कि हम कैसे हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे, ठीक? तो यहाँ पे पॉट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ज़्यादा आपका जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, तो ये बिल्कुल का नहीं आता। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कुछ। मेन कंसेप्ट जो था वो आपको बता दिया गया है। ओके जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।